गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आर के स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए अब हम वीडियो बनाना प्रारंभ किए हैं, जिससे आपको हर चैप्टर के दो दो तीन तीन वीडियो हम परीक्षा की तैयारी के लिए भेजेंगे। और अगर आप इन वीडियो को पढ़ लेंगे तो लगभग आप मान चलिए कि 90% प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो बहुपद है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल के बारे में हम आपको बताएंगे और इसके दो वीडियो हम आपके बनाएंगे। अगर आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आप ये मान चलिए कि आने वाली जो परीक्षा है 2025 की यूपी बोर्ड की, उसमें आप प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं। तो आइए हम जानते हैं पहले सर्वप्रथम बहुपद क्या है, बहुपद की पहचान क्या करेंगे। ठीक, चर यक्स के बहुपद जो है, बहुपद का मतलब वैसे तो आप ये जान लीजिए कि बहुत सारे जो पद होते हैं जिसमें वो बहुपद हैं, लेकिन उसमें एक रीजन भी है कि यक्स की जो ऋणोत्तर घात हो वो ना हो। ठीक, यक्स की जो ऋण वाली घात हो वो ना हो, यक्स की जो घात हो ऋणात्मक ना हो, यक्स की जो घात हो अंडर रूट में ना हो, यक्स की जो घात हो वो अंश बटे हर अर्थात परिमेय संख्या अर्थात भिन्न के रूप में ना हो। जैसे हम आपके पास बहुत ढेर सारे उदाहरण देते हैं और आप इनको समझिए, जैसे आप बताइए कि बहुपद है कि नहीं। जैसे हम आपके सामने लिख दे रहे हैं यक्स की घात 3 + 5 यक्स + 6। ठीक, एक बहुपद है। ठीक, क्योंकि इसमें यक्स की जो घात है वो 3 है, अधिकतम घात ये त्रिघातीय बहुपद है। अगर ऐसे कह दिया जाए x² + 5 यक्स + 9, ये दो घातीय बहुपद है। ठीक, लेकिन अगर हम कहते हैं x² + 6/x और +9 ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि हम यक्स की घात को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो यक्स की घात ऋण हो जाएगा, तो ये आपका एक बहुपद नहीं है। ठीक, जैसे और भी हम आपके सामने लिख देते हैं 6x² या 6x³ + 9x और +1/√x, ये पूछा जाए ये बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यक्स की जो घात है वो अंडर रूट में है और आप ऊपर लेकर जाएंगे तो यक्स की घात ऋणात्मक हो जाएगी, ये बहुपद नहीं है, अर्थात ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, अब घात के आधार पर बहुपद जैसे रैखिक बहुपद होते हैं, ठीक, रैखिक लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। मतलब पॉलिनोमियल जो है कई प्रकार के हैं। जैसे फर्स्ट रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात, जिसकी जो पावर होती है वो मैक्सिमम 1 होती है। जैसे आपके सामने में एक बहुपद लिख रहे हैं, ध्यान से समझिए, लिखा हो 6x + 9। ठीक, ये एक आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें यक्स की जो पावर है, अधिकतम जो घात है वो 1 है। ठीक, अधिकतम जो घात है वो 1 है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, इसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और आपके पास हम लिख दें जैसे 2x - 3, ये भी आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। √3x + 5, ये भी आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। आप ध्यान दीजिए कि रूट जो है वो यक्स से बाहर है, ना कि यक्स पे है, यक्स से बाहर है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा होता इसी तरह √3x अंदर में होता और +5, अब कहा जाता कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं, ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, पॉलिनोमियल ही नहीं है तो लीनियर पॉलिनोमियल हम कैसे कहें, तो ये रैखिक बहुपद नहीं है। इसके बाद हमारी बात आती है, पहले आपको बता दिया गया कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसमें यक्स की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो है और आपसे कहा जाए, जैसे ध्यान दीजिए लिख दिया जाए x² - 6, ये आपका रैखिक बहुपद है, तो ये आपका रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें यक्स की अधिकतम घात 2 है। ठीक, अब रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल उसी को कहेंगे जिसमें यक्स की अधिकतम घात 1 हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। फिर आप द्विघातीय बहुपद जानिए, आपको द्विघातीय बहुपद जाना है। द्विघातीय बहुपद, तो द्विघातीय बहुपद का मतलब होता है जिसमें, जैसे रैखिक बहुपद में जिसमें यक्स की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद, और जिसमें यक्स की अधिकतम घात 2 हो, घात 2 के बहुपद को द्विघातीय या इसी को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे अब आपके सामने हम
क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कुछ एग्जाम्पल बताते हैं ध्यान से। जैसे लिखा है 2x² प्लस 6x प्लस 9 आपसे कह दिया जाए तो ये एक द्विघातीय नहीं, इसको द्विघात, ठीक है, द्विघातीय भी कह सकते हैं। वैसे द्विघात जैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद। इसको बंद कर दिया जाए तो एक घातीय अर्थात रैखिक बहुपद हो गया। यक्स की अधिकतम घात 2 हो गई तो द्विघातीय बहुपद हो गया, द्विघातीय बहुपद हो। और अभी जैसे आपसे कह दिया जाए कि 4z² प्लस 1/z प्लस 9 क्या एक द्विघातीय बहुपद है, तो ये द्विघातीय बहुपद नहीं है, क्योंकि z की अधिकतम घात 2 तो है, वो तो ठीक है, लेकिन z की जो घात है वो माइनस हो जाएगी, ये बहुपद ही नहीं है, तो अधिकतम बहुपद कैसे कहा जाए, ये बहुपद ही नहीं है, तो द्विघातीय बहुपद की बात ही नहीं है। ठीक, उसके बाद त्रिघातीय, जैसे हमने रैखिक बहुपद बताया, रैखिक बहुपद का मतलब जिसमें यक्स की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद। जिसमें यक्स की अधिकतम घात 2 हो, द्विघातीय बहुपद। उसके बाद आपका आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद का मतलब हो गया कि जिसमें यक्स की अधिकतम घात 3 हो, इसे कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। जिसमें यक्स की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे अभी आपको हम सामने लिख देना है x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 1/√6, तो ये एक आपका त्रिघात पॉलिनॉमियल है। इसके बाद आपको जानना है कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको आप कक्षा 9th में पढ़े होंगे। ठीक, अब आपको हम डायरेक्ट लाते हैं प्रश्नों पर, जहाँ से बहुपद के प्रश्न उठते हैं यूपी बोर्ड में। सबसे पहले आपको जानना है कि शून्यांक क्या है। ठीक, शून्यांक आपको समझना है। अगर और वैसे एक प्रश्न इस अभ्यास से शून्यांक का पूछा जाता है, आप शून्यांक निकालना जान जाएंगे तो आप जान लीजिए कुछ है नहीं, बहुत आसान विधि है शून्यांक निकालने की। जैसे कोई बहुपद दिया गया है, उस बहुपद को जो वैल्यू संतुष्ट कर दे, अर्थात उसमें रखने पर उसका मान 0 हो जाए, वही उसका शून्यांक है। ठीक, जैसे कोई बहुपद दिया गया है, हम आपके सामने एक बहुपद लिख रहे हैं, ध्यान से समझिए। जैसे एक बहुपद है, लिख दिया जा रहा है x², एक सेकेंड, इसे लिख दिया जा रहा है x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक, इसका हम क्या करेंगे, इसका आपको शून्यांक बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बहुपद का, इस व्यंजक का, इस द्विघातीय बहुपद का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक, अब गुणनखंड कैसे करेंगे ये तो आपको पता ही होगा कि हम 6 का गुणनखंड करते हैं और लाते कितना है, 5 है। तो 6 का गुणनखंड 5 कैसे आएगा, 6 का गुणनखंड करेंगे 5 तभी आएगा कि 3 दूनी 6 और 3 2 5। तो इसमें लिख दें x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो x इसमें कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा, जब x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x प्लस यहाँ बच जाएगा 3 और प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और प्लस यहाँ बच जाएगा 3। इसके बाद x प्लस 3 दोनों में कॉमन हो गया और यहाँ बच गया x प्लस 2। अब इस बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने के लिए, इस बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को अर्थात x प्लस 3 को हम क्या करते हैं, 0 करते हैं। कि माना, ऐसे लिख देते हैं, माना x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर, ये प्लस उधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। क्यों, क्योंकि ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाता। अब हम क्या पाते हैं, हम जब इस बहुपद को हल किए हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 को हम हल किए हैं, तो मेरे पास 2 फैक्टर निकल के आया, एक आया x प्लस 3 और एक पाया x प्लस 2। अब ये जो वैल्यू आया, जहाँ हमने लिखा माना x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, अगर ये वैल्यू x बराबर -3 अगर इस बहुपद को रखने पर, अगर इस बहुपद में रखने पर अगर इसके मान को 0 कर देती है, तो दिए गए इस बहुपद का जो शून्यांक होगा वो कितना होगा, वो होगा -3 और -2। तो देखिए हम क्या करते हैं,
यक्स बराबर -3 हम इसमें रखते हैं। ठीक, देखिए यक्स बराबर -3 हम इस वाले में रखते हैं, है यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जब आप इसमें रखेंगे तो यक्स की जगह -3 रखेंगे तो यहाँ से जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 और प्लस 6। -3 का स्क्वायर का मतलब -3 को -3 से गुणा करिए, तो -3 को -3 से गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9, तो यहाँ से आ जाएगा 9। धन का ऋण से गुणा ऋण, 5 तिहाई 15 और प्लस 6। अब 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, और 15 में से जब आप 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, 15 -15 और 15 में से 15 कट जाएगा तो 0 आ गया। अर्थात यक्स बराबर -3 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो गया। अर्थात इस बहुपद के जो शून्यांक हो गए वो हो गए -3 कामा -2। ठीक, बात समझ में आप लोगों की आई? अगर नहीं आई हो तो आप बताइए कि सर जो है हमको ये शून्यांक नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम पुनः आपको शून्यांक बता देंगे। वैसे आप ये जान लीजिए कि जहाँ भी आपको कोई भी मान निकालना हो उसके लिए आप क्या करिए, उसका गुणनखंड कर डालिए, और गुणनखंड करने के बाद जो भी वैल्यू मिले उसको बराबर 0 करके मान निकालिए और पुनः उसी बहुपद में रखिए, और 0 हो जाए तो ये जान लीजिए कि वो उसके शून्यांक हैं। अब आपको हम बताते हैं एक और शून्यांक निकालने का जो तरीका है। जैसे ध्यान समझिए कि एक रैखिक बहुपद है ax प्लस b। ठीक, अगर इसका शून्यांक कहा जाए, इसका शून्यांक बताइए, का शून्यांक तो शून्यांक का मतलब ये हो गया कि हम लिखेंगे क्या, माइनस अचर पद बटे यक्स का गुणांक। ठीक, एक तो ये है, एक फार्मूला है। एक प्रकार से आप समझिए कि अगर शून्यांक निकालना हो तो उसके फार्मूले हैं, और अगर इस टाइप में शून्यांक निकालना हो, जैसे ये रैखिक बहुपद का शून्यांक हो गया, अगर द्विघातीय बहुपद का शून्यांक निकालना हो। ठीक, अब ax प्लस b का जैसे शून्यांक बताया गया, वो क्या बताया गया, माइनस अचर पद का मतलब इसमें अचर पद कौन सा है, अचर पद है आपका b, और यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक कितना है, a है। तो अगर इसके शून्यांक कहा जाए तो आ जाएगा -b बटे a। सॉरी भाई। ठीक, अर्थात हम px बराबर अगर ऐसे लिख दें, ax प्लस b का शून्यांक अगर पूछा जाए, भाई देखिए px बराबर ax प्लस b लिखे हैं, अगर यहीं py लिख देते तो यहाँ लिखते ay प्लस b। ठीक, तो ax प्लस b का जो शून्यांक आ गया वो माइनस अचर पद बटे यक्स का गुणांक अर्थात -b/a। इसी तरह अगर कहा जाए 2x प्लस 7 का शून्यांक बताइए, तो 2x प्लस 7 का शून्यांक क्या आप क्या बताएंगे माइनस अचर पद के स्थान पे हो गया -2, और यक्स का गुणांक अचर पद हो गया 7, और जो यक्स का गुणांक है वो यक्स का गुणांक हो गया 2। तो ऐसे आ जाएगा -7/2। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए कि शून्यांकों की संख्या बतानी है। ठीक, कुछ प्रश्न ऐसे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज है कि इसमें शून्यांकों की संख्या बताइए। तो जैसे कुछ ग्राफ हम ड्रा कर देते हैं, ध्यान दीजिए 1 मिनट के लिए। जैसे ये है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, इसको मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक, ये आपका ओ है। अगर हम ऐसे कह दें कि पी एक्स वाई बराबर एक फंक्शन दिया गया है पी एक्स। ठीक, वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे कुछ है ऐसे। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि ये ग्राफ है। ठीक, इसमें शून्यांकों की संख्या, तो ये जो ग्राफ है ये यक्स को जिन बिंदुओं पर काटता है, जैसे ये ग्राफ है, यक्स अक्ष को जिन जिन बिंदुओं पर काटता है उतने उतने शून्यांक हो जाएंगे। पहला आप बहुत ध्यान समझिए कि ये जो ग्राफ है वो यक्स एक्सिस को, क्योंकि ग्राफ y बराबर पी एक्स के लिए कह रहा है,
y बराबर पी एक्स के लिए ड्रा किया गया है। तो x एक्सिस पे ड्रा किया गया है, जिन जिन बिंदुओं पर काटता है वो उसके शून्यांक हो, अर्थात इसमें शून्यांकों की संख्या एक और एक ये, इसके अलावा कहीं काट नहीं रहा है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई? 2। ठीक। और मान लीजिए अभी हम कह दें ऐसे, मान लीजिए कोई ग्राफ बना दें, ऐसे कर दें, इसको खींच दें, ऐसे कर दें, परवलय के आकार का कर दें। अब इसमें कितने बिंदुओं पर काट रहा है? एक बिंदुओं पर ये, एक बिंदुओं पर ये, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 3। एक और मान लीजिए ऐसे हम ग्राफ कर दें, ऐसे कर दें, चलिए इसमें शून्यांकों की संख्या देखिए, तो इसमें शून्यांकों की संख्या 1 2 3 4, तो इसमें शून्यांकों की संख्या 4। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अगर कोई ग्राफ ड्रा किया गया है तो उसमें शून्यांकों की संख्या अगर पूछी जाए तो शून्यांकों की संख्या हम बता लेंगे। ठीक। कुछ ग्राफ और भी मान लीजिए, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये है, इसमें कहा जाए इसमें शून्यांकों की संख्या, तो आप गिन डालिए जितने बिंदुओं पर ग्राफ 1 2 3 4 5 6, अर्थात शून्यांकों की संख्या 6। अब आपको ध्यान देना है कि शून्यांकों का जो योग है, ठीक, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल का एक फार्मूला है, उसको आप याद कर लीजिए, उसके बाद आप प्रश्नों को लगाइए। ध्यान दीजिए, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, ठीक, शून्यांकों का योग का एक फार्मूला हम आपको लिख देते हैं। मान लीजिए कि अपने मन से जो शून्यांक हैं वो अल्फा और बीटा हैं। अगर द्विघातीय बहुपद है, सिर्फ दो घातीय बहुपद के बारे में बता रहे हैं, जैसे एक घातीय बहुपद का हमने बता दिया था कि अगर शून्यांकों का योग निकालना हो तभी फार्मूला बताया। अगर मेरे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, बी एक्स प्लस सी का बहुपद हो और इसमें इसके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल अगर लगाना हो तो कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे? तो माना मेरे पास शून्यांक 2 हैं, एक शून्यांक अल्फा है, एक बीटा है। ठीक। अगर दो घातीय बहुपद है तो आप दो शून्यांक मान लिए, एक मान लिए अल्फा, एक मान लिए क्या? शून्यांकों का योग हम मान रहे हैं अल्फा और बीटा। अगर ये त्रिघातीय हो जाएगा तो आप अल्फा बीटा गामा 3 मान लेंगे, लेकिन हमने माना अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर योग कह रहे हैं, तो योग में अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या है? माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक, अर्थात यक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर? b बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस यक्स का गुणांक कितना हो गया? b, और यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? a, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस b बटे a। अब शून्यांकों का योग हो गया, अगर गुणनफल कहा जाए तो अल्फा गुणे बीटा बराबर वही फार्मूला आपका अचर पद लिख सकते हैं, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद का मतलब हो गया जिसमें यक्स ना हो, यक्स किस में नहीं है? अर्थात सी में, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सी, और बटे कितना लिख सकते हैं? यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? a, अर्थात सी बटे a। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, और शून्यांकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, वो हो गया आपका सी बटे ए। अब आप ध्यान से समझिए, अब आपको हम कुछ प्रश्नों को ले चलते हैं। अगर त्रिघातीय रहेगा तो त्रिघातीय में आपको हम फार्मूला बताएंगे। अब आपको कुछ प्रश्नों को आज हम हल करवाते हैं जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप उनको ध्यान दीजिए और समझिए। जैसे एक सवाल है आपके लिए, हम कह रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद दिया गया है। ठीक, ध्यान समझिए कि एक द्विघात बहुपद दिया गया है यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 10, जो पहला सवाल हमने उठाया है, कि शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक, और शून्यांकों का गुणनफल तथा शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। शून्यांकों का योग ज्ञात करना है और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है।
सबसे पहले आपको इसके शून्यांक याद करना है। शून्यांक के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो यक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10 का जब आप फैक्टर करेंगे तो यक्स स्क्वायर 10 का गुणनखंड करिए 7 आ जाए तो 5 दूनी 10, 5 2 7। तो यहाँ लिख सकते हैं 5 यक्स धन 2 यक्स धन 10। तो यहाँ से आप बराबर लगाइए, यक्स कामन लीजिए, यक्स प्लस 5 धन 2 कामन लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा यक्स प्लस 5। तो यक्स प्लस 5 आपका बाहर आ गया और यक्स प्लस 2। ठीक, अब देखिए ध्यान से कि यक्स प्लस 5 और यक्स प्लस 2 क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि जब यक्स प्लस 5 बराबर 0 तो यक्स बराबर आ जाएगा -5। एक बार हम इसको 0 कर रहे हैं। और यक्स प्लस 2 बराबर 0 तो यक्स बराबर -2। ठीक, अब यक्स बराबर -5 और यक्स बराबर -2 हमारे पास वैल्यू निकली। और इन वैल्यू को हमने क्या किया है कि इसके बराबर 0 कर दिया, इसके बराबर 0 कर दिया। अब अगर ये दोनों मान उठा के इस बहुपद में अगर रख दिया जाए तो क्या ये जो बहुपद है द्विघातीय, ये इसको 0 कर देगा। जैसे 0 कर देगा वही जान लीजिए शून्यांकों, ये इसके शून्यांक होंगे। वैसे यही इसके शून्यांक हो गए हैं। अगर आप ना भी करेंगे तब भी सही है कि जब x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5, एक शून्यांक हो गया -5, और x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर हो गया -2। अर्थात शून्यांक कौन कौन से हो गए, शून्यांक हो गए -5 और -2। ठीक, अब आपको निकालना है शून्यांक, सॉरी भाई शून्य, अब आपको निकालना है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग। अब आप ध्यान से समझिए, शून्यांक मेरे पास कौन कौन है, एक है -5 और एक है कितना -2। ठीक, योग कह रहा है। योग का मतलब, पहले आप फार्मूले पे चले जाइए, देखिए ध्यान से, अभी ऊपर हमने क्या लिखवाया, शून्यांकों का योग बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब माइनस यक्स का गुणांक का मतलब, इसमें देखिए यक्स का गुणांक कितना है, यक्स का गुणांक मतलब यक्स के आगे वाली संख्या। तो यक्स के आगे वाली संख्या कितनी है, 7। यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यक्स स्क्वायर गुणांक 1 है। तो यहाँ से -7 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7। अर्थात शून्यांकों का योग आ गया -7। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो जब शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे तो फार्मूला क्या है, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब अचर पद का मतलब क्या हुआ, अचर पद का मतलब हुआ जिसमें यक्स नहीं है, वो कितना है 10 बटे यक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1। तो यक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो गया 1, अर्थात 10 बटे 1 का मतलब हो गया 10। अब आप 1 मिनट के लिए थोड़ा सा दिमाग अपना लगाइए। मेरे पास शून्यांक कौन कौन से आए हैं, -5 और -2। क्या आपका सवाल सही है, ये चेक करना है। मेरे पास शून्यांक आ गए -5 और -2, शून्यांकों का योग आ गया -7, शून्यांकों का गुणनफल आ गया 10। अच्छा, अब आप देखिए ध्यान से, इधर समझिए, योग का मतलब क्या होता है, प्लस, योग भाई प्लस। शून्यांक मेरे पास आए -5 -2, तो -5 और प्लस -2। तो जब -5 में -2 जोड़ेंगे, माइनस माइनस वैसे भी जुड़ जाता है योग में। तो -5 -2 -7, बड़ी संख्या ये है, तो -7 हो गया। योग कितना आ गया, -7। यहाँ योग कितना आया है, -7। दोनों इक्वल हो गए, इसलिए सही है। गुणनफल देखिए, अगर आप गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल का मतलब क्या होता है कि दोनों जो शून्यांक आए हैं, जैसे -5 और -2 दोनों गुणा करिए। तो -5 को -2 से आप जब गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस से गुणा प्लस, और 5 दूनी 10, और यहाँ कितना आया था 10। ठीक, तो दोनों का योग और दोनों का गुणनफल दोनों मैच खा गया। समझ में बात आई। तो ये आपके शून्यांकों का योग है और शून्यांकों का गुणनफल हो गया। अब आपको एक प्रश्न और हम बताते हैं, ध्यान से आपको समझना है। जैसे आपसे कोई कह दे कि आपके पास शून्यांक हैं,
ठीक, जैसे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। तो अगर शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है तो द्विघात बहुपद अगर आपको ज्ञात करना है तो आप एक फार्मूला ये भी लगा सकते हैं। जैसे आप पहले एक प्रश्न और आप समझिए, कुछ टाइप से आपको हम बता दें कि आपको शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। जैसे लिखा है 3x² - x - 4। इसमें क्या कहा जाए, इसमें कह रहा है प्रश्न कि शून्यांकों के बीच सत्यता ज्ञात कीजिए, शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इनका गुणनखंड करेंगे। ठीक, अब आप ध्यान से समझिए गुणनखंड। इस 4 का इस 3 में गुणा करेंगे तो 4 का 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। 12 को आपको फैक्टर करना है, लाना है 1। ना तो माइनस से आप घबराइए, ना तो कहीं कोई समस्या नहीं है कि सर यहाँ बीच में माइनस है, हम क्या करें, हमको माइनस वाला समझ नहीं आता है। तो आप उससे सबसे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब आप समझिए ध्यान से, गुणनखंड करना है। इस 4 का इस 3 में गुणा करना है। तो जब 4 का 3 में हम गुणा करेंगे तो आएगा 12। 12 का फैक्टर करना है, कितना आ जाए 1 + 1 - 1 से कोई टेंशन नहीं है, हमको लाना है 1। 1 का मतलब 4 में से 3 घटाते हैं तभी 1 आता है, और 4 का 3 से गुणा करते हैं तो 12 हो जाता है। तो हम लिखेंगे क्या, 3x² माइनस, ध्यान देना है जब माइनस हो तो ब्रैकेट बना लीजिए। अब यहाँ 1 कैसे आ रहा है, जब 4x में से आप 3x क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। और आगे कितना लिखा है, -4। 4x में से जब 3x घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है। इसके बाद आप लिख रहे हैं 3x², ब्रैकेट जैसे ओपन होगा भाई, ऋण का धन से गुणा ऋण 4x, ऋण का ऋण से गुणा धन 3x और -4। इसमें आप क्या करिए, यक्स कामन लीजिए। तो यक्स कामन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x और माइनस बचेगा 4। इस 3x + 4 के आगे देखिए, यहाँ भी 3x + 4 है, यहाँ भी 3x चला +1 कामन ले लीजिए तो यहाँ बच जाएगा 3x - 4। अब 3x - 4 आपका कामन हो गया, यहाँ बच गया x + 1। माना 3x - 4 बराबर 0। 3x बराबर -4 उधर जाएगा +4, x बराबर हो जाएगा 4/3। x की वैल्यू आ गई 4/3। अब इसको x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, अर्थात शून्यांक मेरे पास आ गए, शून्यांक आ गए 4/3 और -1। अब आपको निकालना है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बताया गया माइनस, ध्यान समझिए, अचर माइनस यक्स का गुणांक। यक्स का गुणांक इसमें देखिए कितना है, यक्स का गुणांक कितना है, -1। यक्स का जो गुणांक है वो -1 है, +1 नहीं, यक्स गुणांक -1। और फार्मूला क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक, तो -1 खुद है बटे x² का गुणांक। तो x² गुणांक कितना है 3। तो यहाँ माइनस का माइनस से गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा +1/3। ध्यान समझिए, x² का माइनस यक्स का गुणांक, फार्मूला होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो माइनस यक्स का गुणांक यहाँ कितना था, -1 था, तो -1 हमने यहाँ रख दिया, तो माइनस का माइनस से गुणा प्लस हो गया, और उसके बाद जो है कितना आ गया, 3 आ गया। फिर क्या बताया जा रहा है, फिर आपको बताया जा रहा है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, अचर पद, ध्यान से देखिए अब, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद यहाँ कितना है, प्रश्न में देखिए अचर पद के स्थान पे है -4, तो यहाँ लिख देंगे -4 बटे x² गुणांक कितना है, x² गुणांक कितना है 3। तो आ गया -4/3। योगफल आ गया 1/3 और गुणनफल आ गया -4/3। अब आप ध्यान समझिए, देखिए मेरे पास जो शून्यांक आए हैं वो शून्यांक कितना आए हैं, शून्यांक आ गए हैं मेरे पास, एक 4/3 और एक आया है -1। अब आप समझिए,
जो शून्यांक आए हैं वो 4/3 और -1, ये आया है शून्यांक। शून्यांकों का जो योग आया है वो 1/3 और जो गुणनफल आया है वो -4/3। अब आप सत्यता की जांच कीजिए, दोनों का योग करिए, अगर इतना आ गया तब आपका जो प्रश्न है वो सही है। दोनों गुणा करिए, अगर इतना आ गया तो सही। योग करिए, योग का मतलब होता है +4/3 और प्लस -1। इसके नीचे आप 1 कर लीजिए, एलसीएम निकालिए, 3 और 1 का एलसीएम 3, इसका इससे गुणा 4, इसका इससे गुणा 3 1 के 3 -3, और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1/3। देखिए 1/3, इसका इससे गुणा करिए तो 4/3 का -1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4/3। तो दोनों प्रश्न आपके सही हैं। अब आपको हम क्या करते हैं, शुरू से एक बार निचोड़ बता देते हैं। सबसे पहले हमने आपको बहुपद बताया, ठीक। बहुपद में ये बताया कि यक्स की जो घात है वो ना तो ऋणात्मक होनी चाहिए, ना तो अंडर रूट में होनी चाहिए, ना तो अंश बटे हर, ना तो अंडर, जितनी भी चीज़ बताया, जैसे माइनस नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, ऋणोत्तर घात नहीं होनी चाहिए, अर्थात यक्स की जो घात है वो ऋणोत्तर नहीं होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद हमने आपको बताया एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघात बहुपद। एक घात बहुपद का मतलब जिसमें यक्स की अधिकतम घात 1 हो उसे एक घात बहुपद कहते हैं, जिसमें यक्स की अधिकतम घात 2 हो उसे दो घात बहुपद कहते हैं, और जिसमें यक्स की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसके बाद हमने आपको शून्यांक बताया कि कैसे शून्यांक किसी, अगर हमारे पास ड्रा किया गया है कोई एक, जैसे मान लीजिए कोई एक आकृति ड्रा की गई है ऐसे, इसमें शून्यांक बताइए, तो इसमें शून्यांक बताया गया कि यक्स को ध्यान देना है y इक्वल पी एक्स टाइप में हो, ये ना हो कि यक्स इक्वल पी वाई टाइप में हो, y इक्वल पी एक्स टाइप में हो। अगर y इक्वल पी एक्स टाइप में होगा तो यक्स के जिन जिन बिंदुओं पर वो टच कर रहा है वो उसके शून्यांक हो जाएंगे, और यक्स इक्वल पी वाई टाइप में होगा तो y के जिन जिन बिंदुओं पर टच कर रहा है वो उसके शून्यांक हो जाएंगे। प्रश्न को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद हमने आपको शून्यांक को निकालना बताया। शून्यांक निकालने का मतलब आप जो भी प्रश्न दिया है उसका गुणनखंड कर डालिए, गुणनखंड करने के बाद मान लीजिए कि वैल्यू इक्वल 0 है, जो भी मान आ जाएंगे वो शून्यांक हो जाएंगे। फिर शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों के गुणनफल के लिए हमने फार्मूला बताया, योग ये हो गया और गुणनफल ये हो गया, और फिर हमने आपको प्रश्न कराया, 2-3 प्रश्न हल करवाए हैं। एक वीडियो हम और बनाएंगे और उसके बाद इस प्रश्नावली में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही हम कल बनाएंगे आपको, ठीक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, गुड नाइट।